वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे एजुकेशन मतलब कि शिक्षा शास्त्र के बारे में। शिक्षा शास्त्र BA द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में हमको देखना है आज की वीडियो के अंतर्गत, जिसके माध्यम से आप देखेंगे लगभग 4 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। इसको देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम प्रश्न पत्र का नाम जान लेंगे कि आखिरकार प्रश्न पत्र का आपके नाम क्या है। ध्यान रखेंगे प्रश्न पत्र के नाम पर ही पूरा का पूरा आपका टॉपिक डिपेंड होते हैं, इसीलिए सबसे पहले जब भी आप विषय वस्तु को पढ़ने बैठें अपने प्रश्न पत्र का नाम पढ़ें, और प्रश्न पत्र का नाम पढ़ने के बाद में जो प्रश्न पत्र का नाम हो उस नाम का अर्थ, उस नाम की परिभाषा, उस नाम का नेचर मतलब प्रकृति, उस नाम का विषय क्षेत्र मतलब स्कोप जान लेना परम आवश्यक होता है। इसी श्रृंखला में हम प्रवेश करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे BA द्वितीय वर्ष अर्थात BA सेकेंड ईयर अंग्रेजी वालों। शिक्षा शास्त्र को अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं, और वह शिक्षा शास्त्र जो कि एक प्रकार से बात की जाए पेडागोजी भी बोलते हैं शिक्षा शास्त्र को, लेकिन वह शिक्षा शास्त्र थोड़ा दूसरे तरीके से होता है। बट यहाँ पर जो आप BA में पढ़ते हैं उसको एजुकेशन बोला जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र मतलब कि पेपर 1, प्रथम प्रश्न पत्र के आपके नाम क्या है भाई? तो आपके नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या नाम है? शिक्षा मनोविज्ञान। अंग्रेजी वालों भी सुनेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या? एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है। किसके? पेपर 1 को, एजुकेशन के पेपर 1 को एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है। BA द्वितीय वर्ष में मतलब BA सेकंड ईयर में नवीनतम पाठ्यक्रम की दृष्टि से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। इकाई 1, 2, 3 और 4 इकाइयों में आपका प्रश्न पत्र बटा हुआ है। प्रत्येक इकाई में कुछ सिमिलर टॉपिक्स होंगे जो कि हमको देखना है। अब यहाँ पर मैं टॉपिक्स को आपको रूबरू थोड़ा सा करवाऊंगा, उनसे थोड़ा परिचय करवाऊंगा। आखिरकार वह टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं, पिछले 10 सालों में कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, इसके लिए मैं लगभग मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके सामने देने का भी प्रयास करूँगा। यही जो है प्रकार से रहेगा कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएँ, तो उसके लिए तैयार रहिए। जल्दी वह भी अपलोड होने का प्रयास होगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं हमको सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं इकाई 1 अर्थात यूनिट 1 के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर समझो शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पर एक शब्द तो शिक्षा जुड़ रहा है और दूसरा मनोविज्ञान। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको मनोविज्ञान के बारे में जानना होगा कि सर जी आखिरकार मनोविज्ञान होता क्या है। क्या मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? क्या मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, या मनोविज्ञान अंतश्चेतना का विज्ञान है, या मन का विज्ञान है, या आत्मा का विज्ञान है? आखिरकार मनोविज्ञान जो है कैसा विज्ञान है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान की डिफिनीशंस। अब यहाँ पर आपके सिलेबस में जो कुछ भी बातें दी हैं इनको तो हम देखेंगे, साथ ही साथ आपको रूबरू करवाने का प्रयास यह भी रहेगा कि आखिरकार प्रश्न आपका किस टाइप से बन रहा है। सिलेबस तो मायने रखता है, बट सिलेबस के साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर देख ले रहे हैं तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां से आपको यह पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे आते हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे आते हैं। आखिरकार जो प्रश्न 2011 में पूछे गए 2012 में आखिरकार उनसे कितने रिपीट हुए, 2012 से 13 में और 11 से 13 में कितने रिपीट हुए, या 11, 12 और 13 को मिलाकर के 14 में कितने रिपीट हुए। इसी प्रकार से 11, 12, 13, 14 को मिलाकर के 15 में कितने, इसी प्रकार 16 में, 17 में, 18 में, 20 में कितने, 21 में कितने और 22 में आने वाली या 23 की परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछे जाने हैं, इनका एक प्रकार से ब्यौरा आपको देने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए फिर से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि एक प्रकार से एनालिसिस जब हम करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करने के बाद में ही यह पता चलता है कि प्रश्न का टाइप्स क्या है, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम से में बन रहे हैं। चलिए आपको इकाई 1 से रूबरू करवाते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है इसको तो देखना ही देखना है। इसके साथ ही साथ अध्ययन की सुविधा के हिसाब से मैं चैप्टर्स को अपने हिसाब से सेट करूँगा और उसको आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और प्रश्न हो सकता है 1-2 चैप्टर और अलग से आपको पढ़ाऊँ, ताकि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं उसके ट्रेंड को देखते हुए मैं 1-2 सिलेबस मतलब 1-2 चैप्टर्स और इंक्लूड करूँगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति परिभाषा तो दी गई है, बट यहाँ पर हम शिक्षा के बारे में अलग से पढ़ेंगे, मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे, मनोविज्ञान के कुछ पहलुओं पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान जो होता है कहीं ना कहीं पे आप देखते होंगे जो व्यक्ति टीचर बनने के लिए टेट या सीटेट की परीक्षा देते हैं उनको यह सारी चीज़ें पता होंगी कि आखिरकार उनको मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है। शिक्षा मनोविज्ञान उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ता है। टेट वगैरह के सिलेबस में दिया गया है। और क्यों दिया गया है? यह इसीलिए दिया गया है ताकि वह
थोड़ा मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे तो जो सामने वाला बच्चा बैठा है उसके मन में क्या बातें चल रही हैं टीचर के प्रति और उस सब्जेक्ट के प्रति और उस विषय वस्तु के प्रति, उस चैप्टर के प्रति, या फिर जो टॉपिक बता रहा टीचर उस टॉपिक के प्रति क्या बच्चे के मन में चल रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है, क्या प्रश्न उसके मन में उठना चाह रहा है या क्या वह पूछना चाह रहा है। अगर आखिरकार पूछना नहीं चाह रहा तो क्यों नहीं चाह रहा है। अगर बच्चे के अंदर मान लेते हैं बच्चा प्रतिभाशाली तो पूछेगा, बच्चा क्रिएटिव है मतलब कि एक प्रकार से बात कीजिए रचनात्मक बच्चा है तो वह एक प्रकार से थोड़ा कलेबाजी भी दिखाएगा, थोड़ा एक प्रकार से उसमें बहुत अभद्रता भी करेगा। तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। जो व्यक्ति पढ़ने में जो है तेज़ तर्रार होगा वह ज़्यादा ज़बान में मतलब लड़ाएगा, तमाम प्रकार की बातों को बोलेगा, क्रॉस क्वेश्चंस भी बोलेगा। तो आखिरकार उनको कैसे मैनेज करना होता है क्लास को और सभी पर फोकस कैसे करना होता है ये सब सिखाता है आपको शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एजुकेशनल फील्ड। एजुकेशन के फील्ड में अगर किसी व्यक्ति को जाना है एज अ टीचर, तो एज अ टीचर अगर आपको जाना है किसी भी फील्ड में तो कहीं ना कहीं पे शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि CDP जिसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह जो होता है, यानी कि बाल्यावस्था में कैसे कैसे विकास होता है, शैशवावस्था में कैसे विकास हुआ, बाल्यावस्था में बच्चे का कैसा विकास हुआ, उसके बाद में जो है किशोरावस्था में कैसे विकास होता है जिसको एडोलसेंस कहा जाता है, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था में, मतलब कि मनुष्य जो होता है जीवन से लेकर के मृत्यु तक हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो इसकी अवस्थाएं होती हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, और लास्ट वाली अवस्था जो होती है प्रौढ़ावस्था, उसमें से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक आदमी सीखता ही रहता है। ये होता है एक प्रकार से सीखने की प्रक्रिया हो गई, एक प्रकार से यह CDP के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। और तो ये सारी चीज़ें जो टीचर पढ़ा हुआ होता है, एक टीचर किस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करता है यह भी हम अपने सिलेबस में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ देखेंगे, उसकी प्रकृति को देखेंगे। यहाँ पर देखिए तो शिक्षा मनोविज्ञान को एजुकेशनल साइकोलॉजी अंग्रेजी में बोला जाता है, प्रकृति को अंग्रेजी में हम नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचर। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें देखेंगे। वैसे अगर आपको इन सभी चैप्टर संबंधित वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मतलब इसी चैनल पर पहले से ही वीडियो उपलब्ध हैं, उनको जाकर के आप देख लीजिएगा। एक दो चैनल मेरे और हैं, एक शुक्ला IAS अकेडमी नाम से है और एक दूसरा है MA करेकर के नाम से, तो उन दोनों को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समय में वहाँ पर भी परीक्षाओं की तैयारी आपकी करवाई जाएगी। ठीक, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, परिभाषा और अर्थ मतलब मीनिंग, डेफिनेशंस एंड स्कोप। देन हम जो है विषय क्षेत्र के बारे में, भला हालांकि अपने आपके सिलेबस में नहीं दिया है बट हमको उसको देखना पड़ेगा। एक टीचर का यही कर्तव्य होता है कि वह सिलेबस तो देखे लेकिन सिलेबस के परे जो चीज़ें हों उसको भी बताने का प्रयास करे। तो वही मैं बताने का आपको प्रयास करूँगा जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करूँगा। हालांकि हमने बताया है इन सभी संबंधित, हमने पहले मनोविज्ञान की परिभाषा को देखा चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में हमने शिक्षा की परिभाषा को समझा है, चैप्टर 3 में हमने शिक्षा मनोविज्ञान दोनों की परिभाषाओं को यानी शिक्षा और मनोविज्ञान किस प्रकार से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रश्न पूछा आता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछता है। या शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे के संपूरक हैं, इस कथन की व्याख्या करिए। या शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है और मनोविज्ञान शिक्षा पर आधारित है, या दोनों का अन्योन्य आश्रिता का संबंध होता है। अन्योन्य आश्रित मतलब होता है कि एक के बिना दूसरे का दैट इज इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं। तो कहीं ना कहीं पे हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि शिक्षा के लिए जितना ज़रूरी मनोविज्ञान है उतना ही ज़रूरी मनोविज्ञान के लिए शिक्षा है। तो दोनों जो है, एक तो सिक्के का हेड है और दूसरा क्या है, टेल है। ठीक, तो ना बिना हेड के सिक्का रहता ना तो बिना टेल के रहेगा। तो यहाँ पर इन सभी मुद्दों को हमने उसमें समझा दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी। आगे समझते हैं दूसरे के अंतर्गत हम यहाँ पर देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बीच संबंध। यहाँ पर हमने इसको भी देख लिया, शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में हम यहाँ पर संबंध भी देखेंगे। हालांकि इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर, देख लीजिएगा इसको भी। तो शिक्षा और मनोविज्ञान के अर्थ को हम समझेंगे, मतलब उनके दोनों के बीच में जो संबंध है एक प्रकार से बड़ा मधुरम में संबंध है और उस संबंध को हम देखने का प्रयास करेंगे। मतलब अंग्रेजी में अगर इसको बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि जो है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, या जो है डेफिनेशंस बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर।
मतलब एक टीचर के लिए, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, वर्तमान में क्या प्रासंगिक चीज़ें हैं, आखिरकार शिक्षा मनोविज्ञान एक टीचर के लिए प्रासंगिक सिद्ध हो रहा है वर्तमान में या नहीं हो रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हालांकि इस पर वीडियो हमने बना दी है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, लाइव क्लास हुई थी। नेक्स्ट आप देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के तरीके। शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों में जैसे कि आत्मनिरीक्षण का कुछ तरीका होता है, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं जिसको। आत्मनिरीक्षण एक विधि होती, तरीका होता, समझेंगे। एक अवलोकन का तरीका होता है, यानी ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं। एक प्रायोगिक तरीका होता है, मतलब कि अगर आप एक शिक्षा मनोविज्ञान होए तो शिक्षा मनोविज्ञान का कैसे कैसे हम उपयोग करेंगे, इसके लिए एक आत्मनिरीक्षण होता है कि पहले आप निरीक्षण करें, ठीक, उसके बाद में आत्म मतलब होता है खुद स्वतः का क्या करें, निरीक्षण करें, एक प्रकार से अपने इच्छा के हिसाब से अपने आप को पूरा खरा उतारें। वही अवलोकन का भी मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, मतलब एक प्रकार से ऊपरी सरसरी निगाह से पूरी चीज़ों को देखना। वही प्रयोगिक मतलब होता है प्रैक्टिकल चीज़ों को करना, मतलब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हम समझेंगे तो विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। वहीं यहाँ पर केस स्टडी, मतलब कि कुछ केस स्टडी मतलब होता है व्यक्तिगत चीज़ों पर फोकस करें, जैसे कि बच्चों के बारे में हम समझेंगे, यहाँ पर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इन सभी के बारे में भी हम इसी के अंतर्गत यानी यूनिट 1 के अंतर्गत ही समझने का प्रयास करेंगे कि शैशवावस्था में बच्चे का कौन कौन सा विकास, यानी कि जो है माइंड डेवलपमेंट कैसे होता है, अर्थात संवेगात्मक विकास कैसे होता है और रचनात्मक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है। जो भी विकास होते हैं बच्चे के अंतर्गत बॉडी में, जो पैदा होने से लेकर के और उसके प्रौढ़ होने तक यानी किशोर होने तक, जो भी उनके शरीर में या फिर उनके माइंड में या फिर उनके भाव में जो चेंजमेंट होता रहता है, उन चेंजमेंट को भी हम यहाँ पर पकड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका यूनिट 1 समाप्त होगा। यूनिट 2 में हम प्रवेश करते हैं। यूनिट 2 में हम जैसे ही प्रवेश करेंगे हमको अधिगम मिलेगा। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम मीन्स लर्निंग। लर्निंग आप समझते हैं ना, अधिगम जिसको आप अधिगम कहते हैं उसी को क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? लर्निंग। तो लर्निंग के बहुत सारे नियम होते हैं जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए, उनको समझेंगे। सबसे पहले हम अधिगम की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग देखने के बाद में कॉन्सेप्ट मीन्स होता है मीनिंग एंड डिफिनेशन इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट, मतलब अर्थ और परिभाषा को जब हम जोड़ लेते हैं तो उसको हम अवधारणा कहते हैं। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले हमको उसकी अवधारणा को समझना परम आवश्यक होता है, तो हम अवधारणा को यहाँ पर समझेंगे। अधिगम की अवधारणा को समझते हुए जो अधिगम मतलब कि जो अधिगम के नियम होते हैं, फिर सीखने के नियम बोल सकते हो आप। सीखना मतलब अधिगम ही होता है यानी लर्निंग। ठीक, तो सीखने के बहुत सारे नियम होते हैं, किस प्रकार से कोई बच्चा किसी चीज़ को सीखता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे ग्रहण करता है, किस शैली के माध्यम की, किन किन नियमों के माध्यम से। आखिरकार सीखने के भी कई नियम होते हैं। एक तो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ या भी आप सीख रहे हो सकता है आप किताब के माध्यम से पढ़े तो वहाँ से भी आप सीख रहे हो सकता है आपके पिताजी कुछ अनुभव आपको शेयर करें, वहाँ से भी आप सीख रहे हो सकता है आप किसी को देखो कि वह व्यक्ति या कार्य कर रहा है, उससे आप सीख ले रहे हो सकता है आप साइकिल चलाना नहीं सीख पा रहे हो, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिकल करके गिर जा रहे हो, उसके बाद में आपको स्वतः ही साइकिल चलाना आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पे आप सीख कर तमाम प्रकार की चीज़ माध्यम से सीख सकते हैं। तो आखिरकार वो कौन कौन से माध्यम होते हैं, क्या क्या माध्यम होते हैं, कौन कौन से विद्वानों ने उस पर नियम दिए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्रियों ने किस किस प्रकार से सीखने को लेकर के तमाम सारे नियम, तमाम सारे सिद्धांतों को बताया है, उन सिद्धांतों को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसी श्रृंखला में साशर्त प्रतिवर्त सिद्धांत आएगा, आपका परीक्षण सिद्धांत आएगा। साशर्त प्रतिवर्त के सिद्धांत को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? कंडीशनल रिफ्लेक्स थियरी। क्या? कंडीशनल रिफ्लेक्स थियरी कहते हैं। परीक्षण सिद्धांत को हम ट्रायल थियरी या थ्योरी ऑफ ट्रायल कहते हैं। त्रुटि का सिद्धांत हम इसी में देखेंगे कि एक बार आप त्रुटि करते हैं, लेकिन जब पुनः उसी कार्य को आप करने जाते हैं तो त्रुटि आपकी ख़त्म हो जाती है, मतलब आप सीख जाते हैं। तो त्रुटि के माध्यम से आप सीखते हैं, परीक्षण के माध्यम से आप सीखते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स के माध्यम से। कंडीशनल रिफ्लेक्स मतलब कि एक बार बात मैं बताऊं, एक व्यक्ति थे, एक शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्री हैं, उन्होंने एक बंदर की मतलब एक सभा बुलाई, मतलब उसमें 9 बंदर थे या 7-8 बंदर थे, कुछ बंदर थे। उन्होंने एक बंदर के झुंड को एक कमरे में बंद कर दिया और एक प्रकार से ऊपर जो पंखे वाली जो है सरिया होती है उसमें जो है एक केले का बंडल टांग दिया, मतलब 1 दर्जन केला टांग दिया। अब एक मेज़ रख दी वहीं पर जो है कमरे में किनारे पर रख दिया। अब किनारे पे मेज़ रख दिया। अब उसमें एक बंदर था, उसका नाम था सुल्तान, जो कि सबसे वृद्ध था। अब हुआ क्या
वहाँ पर बहुत सारे बंदर थे, सभी लोग कूद कूद करके उस केले को खाने के लिए जतन करने लगे, प्रयत्न करने लगे, लेकिन हुआ क्या, कोई बंदर वहाँ तक ना पहुँच सका। ऐसे ही उन्होंने बांधा था, पावलाव महोदय या फिर कोई महोदय थे, तो उन्होंने ऐसा बांधा था कि बंदर वहाँ पर कूद करके ना पहुँच पाए, तो पहुँचे नहीं कोई। बाद में सरदार जो सुल्तान नामक बंदर था वह देख रहा था कि वहाँ स्टूल रखा है, उसने तुरंत क्या किया, स्टूल उठाया। जब सब लोग के प्रकार से हो चुके, सभी ने अपना अपना जतन कर लिया, लेकिन कुछ जो है फ़ायदा नहीं हुआ, तब सुल्तान नामक बंदर ने वहाँ से मेज़ उठाया और यहाँ पर रखा। उसके बाद में उस मेज़ पर चढ़ा, वहाँ से उसने जो है कूद करके छलांग लगाई और केले के दर्जन को झपट लिया। तो कहीं ना कहीं पे यह आपका क्या हो जाएगा भाई, सशर्त प्रतिवर्त का सिद्धांत, मतलब कंडीशनल रिफ्लेक्स थ्योरी। कंडीशन के हिसाब से आप कोई चीज़ सीख जाएँ, आप ऐसे सिचुएशन में पड़ जाएँ जो सिचुएशन के माध्यम से आप कोई चीज़ सीख जाएँ, एब्जॉर्ब कर जाएँ, तो वह होता है जैसे कि आप तालाब में डूबने लगे और वहीं से डूबते डूबते आप तैरना सीख जाएं, तो यह भी एक प्रकार सीखने का तरीका होता है। और भी तमाम सारे तरीके होते हैं, उन सभी समस्त तरीकों को हम समझने का प्रयास करेंगे। परीक्षण सिद्धांत हो गया और त्रुटि का सिद्धांत हो गया, इन सभी को देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अभिप्रेरणा की अंतर्दृष्टि सिद्धांत एक होता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को हम इनसाइड थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये सारे के सारे सिद्धांत हैं जो कि कैसे सिद्धांत है भाई, तो ये सब सीखने के सिद्धांत है, सीखने के नियम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, समझेंगे हम। वैसे अधिगम को लेकर के वीडियो प्रॉपर्ली हमारे चैनल बन चुकी, तो अधिगम तक हमने पढ़ा दिया है, आगे के लेक्चर्स आपके बचे हुए हैं। बट अधिगम को पढ़ाने के बाद में हमने नियमों को भी बताया है, और नियमों को बताने के बाद में हमने बुद्धि वगैरह की परिभाषा को भी बताया है। लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा रही तो मैं फिर से क्लासेस आपकी प्रारंभ कर दूंगा, नेक्स्ट नई क्लासेस तैयार करवा दूंगा, उसमें कुछ और इंक्लूड करके बता दूंगा। बट तब तक के लिए आप वह सब वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एक बार बहुत अधिक मात्रा में आपको जानकारी मिलेगी, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक। लगभग 10-12 चैप्टर आपके अपलोडेड हैं, उनको देख लीजिएगा, ठीक। आगे समझते हैं हम यहाँ पर अभिप्रेरणा की भूमिका। अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की क्या क्या भूमिका होती है, आखिरकार मोटिवेशन से, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अब आप ही जाएंगे कि मोटिवेशन की क्लास, अभी बहुत सारे लोग होंगे जो मोटिवेशन देखते होंगे, तो मोटिवेशन देखने के बाद में वह क्या करेंगे, जाएंगे कि अब आज से पढ़ेंगे 4 घंटे। तो भाई मोटिवेशन आपने देखा, उसके माध्यम से आपने कुछ ना कुछ पढ़ा, कुछ सीखा। तो मोटिवेशन की क्या भूमिका होती है किसमें, सीखने में, और सीखने के संदर्भ में, सीखने और जो है सीखने के जो नियम होते हैं उनके संदर्भ में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका होती है, मतलब मोटिवेशन के माध्यम से किस प्रकार से हम सीख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम अभिप्रेरणा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अभिप्रेरणा होती क्या है, अभिप्रेरणा की अर्थ परिभाषा, मीनिंग, डेफिनेशंस वगैरह को समझने के बाद में हम आखिरकार भूमिका यानी कि रोल ऑफ मोटिवेशन जो है लर्निंग एंड लर्निंग लॉज, ठीक, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद में हम इकाई 3 में प्रवेश करते हैं। इकाई 3 में आए मेरे भाई, इकाई 3 में हमने जैसे पहुँचे जैसे हमको क्या मिल गया, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता या फिर वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता या फिर व्यक्तिगत भिन्नता दोनों का मतलब एक ही होता है, इसको हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख गया, वैयक्तिक भिन्नता, ठीक, मतलब कि एक प्रकार से व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में भिन्नता होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक होता है, जो आप जानते हैं हो सकता है कि आपका पड़ोसी ना जानता हो, जो मैं जानता हूँ हो सकता है कि मेरा पड़ोसी ना जानता हो, या आपका कोई भाई हो, मतलब एक विपुल के 5-4 कुमारा को अलग अलग तमाम प्रकार। तुलसीदास जी का भी उदाहरण आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हर एक उंगली आपके हाथ में वो अभी बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति अलग अलग होते हैं, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, कौन सा व्यक्ति जल्दी सीखेगा, कौन सा बाद में सीखेगा, मतलब व्यक्तियों के बीच में जो अंतर होता है ना, उस अंतर को हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद में हम शैक्षिक महत्व, और किसके शैक्षिक महत्व, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के माध्यम से जो शैक्षिक महत्व, मतलब कि इसका शैक्षिक महत्व देखेंगे कि व्यक्ति के बीच में जो अंतराल होता है, तो कौन सा व्यक्ति मतलब एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, कौन सा पीछे बढ़ता है, और आखिरकार इसका शिक्षा में क्या महत्व होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा में क्या महत्व होता है, जनरली इसको यहाँ पर हमको समझना पड़ता है। और यहीं से प्रश्न पूछाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम्स में जरूर हर साल बनता है। वहीं अगर बात की जाए अधिगम को लेकर के 1 से 2 प्रश्न एग्जाम से बनते रहते हैं। वहीं बात की जाए शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को लेकर के एग्जाम्स में 2 प्रश्न तय हैं, हमेशा आते रहते हैं, एक दीर्घ उत्तरीय का तय है और एक लघु उत्तरीय का। बिल्कुल इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर सिद्धांत वगैरह को लेकर के यहाँ पर एक प्रश्न पूछा आता है, हो सकता है वह प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय का हो, या हो सकता है वह प्रश्न लघु उत्तरीय का हो।
ठीक, वही बात की जाए इसके संबंध को लेकर के भी एग्जाम से प्रश्न कभी कभी देखे गए हैं। और वही बात की जाए एक टीचर अध्यापक के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम से बने हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी इसको आपको पढ़ना है। वहीं बुद्धि को लेकर के एग्जाम्स में 1 से 2 प्रश्न एग्जाम से बनते रहते हैं, बुद्धि और बुद्धि लब्धि को मिला करके। और उसके बाद में आपको बताने का प्रयास करूँ तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के 1 प्रश्न बनता है एग्जाम्स में। ठीक, तो ये इतने प्रश्न आपके एग्जाम से बनते रहते हैं। और लास्ट बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं और जो असाधारण जो बच्चे होते हैं कुछ, उनके बारे में एग्जाम से प्रश्न बनता रहा है। तो आखिरकार इनको हमको समझना पड़ेगा, हम ऐसे समझाएंगे सब, बट जो भी इम्पोर्टेंट था हमने इसमें एक बार आपको बता दिया। अब यहाँ पर मैं पढ़ा रहा था व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता मैं पढ़ा रहा था आपको। शैक्षिक महत्व उसका क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। बुद्धि की अवधारणा, उसके बाद में हम क्या चर्चा करेंगे भाई, बुद्धि की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। बुद्धि क्या होती है, यानी इंटेलिजेंस जिसको आप कहते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बुद्धि की अवधारणा को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बुद्धि लब्धि जिसको आप क्या कहते हो, IQ कहते हो, क्या कहते हो, IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट की अवधारणा। बुद्धि लब्धि नापने का तरीका हमने सबको बताया, बुद्धि लब्धि के नापने के तरीकों को भी पढ़ा दिया है, बुद्धि को पढ़ा दिया, बुद्धि के प्रकार बता दिया है, बुद्धि संबंधी तमाम सारे सिद्धांत विद्वानों ने दिए हैं उनको भी बता दिया है। आने वाले समय में और भी चीज़ें बताऊंगा, बट आप बुद्धि से संबंधित लेक्चर देख लीजिएगा, 2 लेक्चर अपलोडेड हैं, इनको हमने पढ़ा दिया है। व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी देखेंगे एवं निर्धारक तत्व, आखिरकार पर्सनालिटी के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। किसी व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व निखारना है या किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व हमको परखना है तो हम कैसे कैसे परखेंगे, यह बात हम इसके अंतर्गत देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता के जो है व्यक्तित्व के अंतर्गत। तो व्यक्तित्व की अवधारणा को लेकर के भी हमने शायद वीडियो बना दिया है, अगर नहीं बनाया तो बना देंगे जल्दी। तो ये देखिएगा यहाँ पर, और उसके निर्धारक तत्व, व्यक्ति का अवधारणा को समझेंगे, व्यक्तित्व की अवधारणा को समझेंगे, उसके बाद में उसके निर्धारक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, उसके बाद में भावात्मक इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक, भावात्मक मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, मतलब इमोशनल बुद्धिमत्ता। ठीक, ध्यान रखिए, भावात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बुद्धि के बारे में तमाम सारे मुद्दों को हम यहाँ पर देखने के बाद में हम इकाई 4 में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद में इकाई 4 में जैसे हम प्रवेश करते हैं, यहाँ पर हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि जो मेंटल हेल्थ होती है। अंग्रेजी वालों सभी को मैंने अंग्रेजी में भी बताने का प्रयास किया, ताकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर अंग्रेजी में बताने का भी प्रयास करें। तो मानसिक स्वास्थ्य को हम क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ कहते हैं। मेंटल हेल्थ के अर्थ को जानेंगे, उसके जो विभिन्न तरीके होते हैं, यानी कि जो टाइप्स होते हैं, और उसके बाद में जो तरीके तमाम सारे होते हैं, किसके तरीके, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के तरीके। तो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के जो विभिन्न तरीके होते हैं उनको हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दबा करके मेरे भाई, फटाफट से, बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो सेट करने में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के जो कौन कौन से तरीके होते हैं उनको देखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है उसके अर्थ परिभाषा को भी हम देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। प्रयास यही रहेगा कि पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनमें प्रश्न कैसे पूछे आ रहे हैं, उन्हीं को टारगेट करके मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक, और साथ ही साथ प्रश्न में बताऊंगा कि एक चैप्टर से कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक, इनको भी देखने का प्रयास। असाधारण बच्चों की शिक्षा, असाधारण बच्चों की शिक्षा देखेंगे। उसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो असाधारण बच्चों में जैसे कि कोई प्रतिभाशाली मतलब क्या होता है, गॉड गिफ्टेड बच्चे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं। गॉड गिफ्टेड मतलब होता है कि जो प्रतिभाशाली होते हैं, मतलब कि उनको भगवान से ही प्राप्त है प्रतिभा। वो छोटे से ही एक प्रकार से ऐसे बच्चे रहे हैं जो उनको भगवान ने ऐसा भेजा कि उनके दिमाग है। जैसे कौटिल्य पंडित आप देखे होंगे, नाम सुना होगा। वो उस बच्चे की बात की जाए तो उसके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है कि वो उससे कुछ भी पूछो बता देता है। तो कहने के पे वो गॉड गिफ्टेड है, और कहने के पे उस गॉड गिफ्टेड का उसने रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी में उसको चेंज कर लिया उन्होंने। तो यहाँ पर हम असाधारण बच्चे कुछ होते हैं जो कि साधारण बच्चों से अलग होते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है कि जो बहुत अधिक प्रतिभाशाली होता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मतलब कि मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, उनको देखेंगे। कुछ विकलांग बच्चे होते हैं, उनको देखेंगे। और इसी प्रकार से हम कुछ एक प्रकार से और तमाम प्रकार के बच्चे होते हैं, उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जो असाधारण बच्चे होते हैं, अर्थात जो साधारण बच्चों की अपेक्षा क्या होते हैं, असाधारण होते हैं, उनको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे।
मेरा मतलब एक प्रकार से जो है यहाँ पर जब पढ़ाएंगे तो हम एक एक बच्चों के बारे में विस्तार समझाएंगे कि आखिरकार जो पिछड़े बालक हैं यानी जो बैकवर्ड बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार से व्यवस्था की जाए पढ़ाई में, ताकि वह आने वाले समय में अच्छा कार्य कर सकें। यानी जो पिछड़े बालक हैं, प्रतिभाशाली है, रचनात्मक बालक हैं, आखिरकार उनके अंदर जो साधारण बालक होते हैं उनसे क्या अलग होता है, और उनके अगर आखिरकार अलग है तो उनके लिए कैसी कक्षा का निर्माण करे टीचर, उसको भी समझाने का यहाँ पर प्रयास रहेगा। तो मतलब कुल मिलाकर के यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको एक प्रकार से अगर जाना है तो यहाँ पर शिक्षा शास्त्र का यह एक प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी विश्वविद्यालय इस शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक प्रकार से पेपर को नकार नहीं सकता। हर एक विश्वविद्यालय में शिक्षा मनोविज्ञान, अगर आप एजुकेशन पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताया गया सिलेबस आपको अगर पढ़ा है, आपने जाना है तो कहीं ना कहीं पे यहीं से आएगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय संबंध रखते हैं, अगर आपके पेपर में अगर आपके पेपर का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान तो यही सब पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, और कुछ दुनिया का चीज़ नहीं आता अलग से। शिक्षा मनोविज्ञान डेट मीन्स दिस। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो इतनी सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। थोड़ा बहुत तो एक प्रकार से यह लगा होगा कि हाँ आखिरकार इसके अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। यह एक प्रकार से आपके मन में जो है भाव उठा होगा कि हाँ थोड़ा कठिन नहीं है, सहज है, कोई ऐसी बात नहीं कि इसको पढ़ना जटिल है या फिर एक प्रकार से बहुत अधिक चीज़ें हैं इनको देखना। तो ऐसा तो नहीं लगा होगा। भाषा मेरी कैसी नहीं, ज़्यादा क्लिष्ट शब्दावलियों का तो प्रयोग हमने नहीं किया, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो एक प्रकार से फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं फिर इसके पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट संबंधित वीडियो मतलब जो है आपके चैनल पर सिलेबस अपलोड है, जैसे कि प्राचीन इतिहास को लेकर के सिलेबस से पेपर 1 का अपलोड हो चुका है, सोशियोलॉजी का पेपर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, और उसके बाद में हिंदी का पेपर 1 और पेपर 2 सिलेबस पूरा अपलोड हो चुका है। उसके बाद में और भी तमाम सारे सिलेबस जल्दी आपके सामने अपलोड होंगे। इकोनॉमिक्स का जो है अपलोड हो गया है, पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर 1 का अपलोड हो चुका है, पेपर 2 के आएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें एक बार। सभी लोग मेरे भाई वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक बार ज़रूर उस जो है चीज़ों को देख लीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।